अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद है चकवाल के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर चौधरी नोमान इफ्तिखार, जो बेसिकली सीईओ हैं एमजीसी डेवलपमेंट्स के। आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, किस तरह उन्होंने एक स्मॉल सिटी से एक्सपेंड किया नेशन वाइड, और बताएंगे कि स्केलिंग कैसे की जाती है बिजनेस में। थैंक यू सो मच नोमान भाई, आज आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमदान, आपने भी स्पेशल टाइम रखा हमारे लिए। नोमान भाई, हम लोग आज थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशली चकवाल वालों के बारे में। चकवाल के हवाले से आप जरा बताएं कि किस तरह ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। अपनी स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगे, इसको कट शॉर्ट करिएगा, बेशक थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे पता है आपका टाइम कीमती है। स्कूलिंग से बिजनेस तक और फिर नेशन वाइड तक का सफर, तो ये एक जर्नी जरा हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें ऐसे कि हम लोग बेसिकली तो चकवाल से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा गांव होना है, और चकवाल के मेरे जितने लोग हैं सब जानते ही हैं मेरी फैमिली को, और मेरे ख्याल हमारे बाबा अजदाद को सबको जानते हैं बेशक। तो बाकी सफ़र जो है वो डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है पैशन का, वो एक डे फर्स्ट से था। तो बाकी स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी इनिशियल? स्कूलिंग स्टार्ट मेरा जो है वो चकवाल ही से था। चकवाल से हमारी वालदा ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वालिद हमारे बाहर थे, और वालदा ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत की, और चकवाल से यहाँ पे एक चीफ कॉन्वेंट और बीएपी स्कूल होते थे, तो उससे हमारा स्टार्ट हुआ। तो बीच में कुछ टाइम जो है, बीच में कोई 6 मंथ के लिए मोनाई जो हमारा वहाँ पे हाई स्कूल है, वहाँ पे कज़न दोस्त इस तरह से थे, तो वहाँ से भी कुछ बीच में टाइम हुआ, लेकिन फिर घर से सख्ती स्टार्ट हुई दोबारा फिर चकवाल में। तो बाकी साथ साथ जो है बिजनेस में मैंने इंटरेस्ट पूरा लेना शुरू कर दिया था। एट व्हाट एज, किस एज में बिजनेस में? मैं जो प्रॉपर स्टार्ट ले लिया था, तो मैंने 14 ईयर्स के एज से स्टार्ट ले लिया था। 14 इयर्स इज वे मोर यंग। हाँ। उस टाइम आपके साथ के बच्चे तो ज्यादा पतंगबाजी और कजन्स वगैरह। कजन्स भी इनटू बिजनेस थे या सिर्फ आप बीच में से ही? नहीं, मेरी ननियाल फैमिली तो काफी बिजनेस में, बल्कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में है सब। अच्छा। ददियाल में हमारे वहाँ पे या जिम्मेदारा था या आउट ऑफ कंट्री जो है वो कुछ बिजनेस किया हुआ, आउट ऑफ कंट्री इस तरह से नहीं थे यहाँ पे। तो 14 ईयर्स की एज से जो है वो एक बिजनेस तो प्रॉपर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो मेरे फादर ने हमारे अजीज हैं ननियाल, उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस हमारा 90s से जो है वो ऑलरेडी चल रहा था। तो जब 2000 में मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम नॉर्मली लोग कहते हैं कि जीरो से जो है बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो एक माइनस में था उस टाइम, जो करंट उसका सिनेरियो था। ठीक है। तो वहाँ से एक चीज़ लर्न की थी स्कूल टाइम पे। हमने एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई थी, सूबेदार नियाज साहब मरहूम बिस्मिल्लाह किस कॉर्पोरेशन के नाम से काम करते थे, और साथ फारूक गोंदल साहब जो बिस्मिल्लाह टेंट सर्विस के नाम से अभी भी काम कर रहे हैं शायद। तो उनका मैं देखता था कि कोई भी सेटअप के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस लोग आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं कैसे। तो वहाँ से एक ज़रूर था कि इंस्टॉलमेंट का बिजनेस, और साथ जो हमारा होम अप्लायंसेस का था, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा वो मॉडर्न तरीके से तरह किया। उस टाइम प्रॉपर डिस्प्ले, तमाम ब्रांड्स, और सिविल क्लब जो मार्केट है, जो आज का एक आज तो वो गिराई भी जा रही है। आज की डेट में बल्कि वो गिराई जा रही है। आपका फर्स्ट आउटलेट वहाँ पे था? हाँ, स्टार्ट पहला आउटलेट, फर्स्ट आउटलेट था ये, मतलब फादर ने मेरे परचेज की थी, और इससे ही बिजनेस और इसी में चल रहा था, मियां इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो फिर जब मैंने इसको ज्वाइन किया 2000 में, तो सेम एज इट इज इस तरह चला था, आज तक वहाँ चल रहा था बिजनेस। आज तो उस मार्केट को हाँ। कैसे इमोशंस आपकी? पहली वो आपका आउटलेट था, और आज वो उसको डिमोलिश किया जा रहा है। आई डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड दैट, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर, मैंने सुना है कि उसको मालकाना हकूक थे, बट आज क्या इमोशंस है उस पर्टिकुलर? वो मालकाना हकूक पे ही जो है वो क्लब ने उनको दिया, और मुख्तलिफ लोगों से वो सेल्स होती रही। देखिए, इमोशंस तो डेफिनेटली आपके होते हैं जहाँ पे आपने एक स्टार्ट बचपन गुजरा। आपका तो खैर बचपन गुजरा बड़ी यंग। मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट इससे ज़्यादा भी ना, वो एक धन कौन प्लाजा जहाँ हमने मेन अपना ऑफिस बनाया था, शायद उससे थी। वो मैंने हमारे चकवाल के मशहूर साफ़ी हैं ख्वाजा दनियाल सलीम, ख्वाजा बाबर सलीम, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनसे लीज भी ली फॉर 25 ईयर्स। उसको हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, आपने खुद उसको हमने कंस्ट्रक्शन की, और उसको खुद रेनोवेट करके हमने, मतलब वो बड़ा डिफरेंट तरह का एक ऑफिस बनाया। वो एक आपको ना उस टाइम एक वो बैंक वाला फील आना, एक प्रॉपर क्लाइंट को, मतलब चकवाल के अंदर कल्चर नहीं था उस टाइम, पुराने वो खाते लेके लोग काम कर रहे होते थे प्रॉपर। उसको हमारा सारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज, अब तो खैर अब चीज़ें आम हो गई।
तो उसके अलावा प्रॉपर हमारा स्टॉक इन्वेंट्री सब जो है वो कंप्यूटराइज चल रहा था उस टाइम पे। तो इमोशनल अटैचमेंट तो उसके साथ थी, लेकिन जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये हमारी जो हमने प्लाजा बनाया, तो यहाँ पे मैंने कहा अपना आउटलेट बनाना है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा तो वो शहर से बाहर हो जाएगा, तो अब मुझे था वो धनकुन प्लाजे वाला यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो फिर उसके लिए माइंड ये बनाया था कि उसको ना 3 साल के लिए हम लोग जो है ना रेंट पे करते रहेंगे और उसको बंद कर देंगे, ताकि वहाँ पे कोई और आके जो है ना वो ना बैठे, जिसकी वजह से हमारा कोई बिजनेस डिस्टर्ब हो, तो हम लोग यहाँ पे इसको मूव कर देंगे। लेकिन वो भी सील हो गया उस टाइम पे। तो फिर दोबारा बाद में डीसील बोली कि फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, तो हमने अपने यहाँ पे आउटलेट बनाया। तो अभी क्लब से अगर आप देखें तो पिंडी रोड पर अल्लाह का शुक्र हमारा दूसरा प्लाजा वो रेडी हो गया। वो ऑलरेडी हमें क्लब पर दुकानें मूव करनी थी, तो अब हमारे लिए शायद ये प्रॉब्लम था हमें क्लब की दुकान को बंद कैसे करना है। तो बाकी तकलीफ ज़रूर है, लेकिन मुझे यकीन करें अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा, कि शायद एक लम्हे के लिए भी, चाहे वो धनकुन प्लाजे की इन्वेस्टमेंट थी चाहे ये थी, एक लम्हे के लिए ज़हन में ये नहीं आया कि यार कोई अल्लाह ने करे कोई नुकसान हो। इसमें ज़रूर कोई अल्लाह की हिकमत है, और शायद अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है वो इतना फील नहीं हुआ। तो वो बिजनेस के लिए बाकी मैं बिजनेस ओनर्स को देख रहा हूँ उसी मार्केट में। लेकिन उसमें ये ज़रूर है, कुछ मुझे पता चला जिन्होंने भी नई शॉप परचेज की जो टोटल डिपेंड उस पर कर रहे थे, अल्लाह ताला उनके आसानी कर, उनके डेफिनेटली बहुत तकलीफ थे। और लेकिन इस चीज़ से एक लेसन है जो मैंने आपने अपनी बात की नहीं कि आपका स्टार्ट कैसे, आपने क्या किया है चीज़ें। तो एक यहाँ चकवाल की एक साइकी है कि एक बिजनेस कर रहे हैं, उससे या प्रॉपर्टीज परचेज करना शुरू कर देंगे वो बिजनेस से चल रहा है, या बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि दोनों सूरतें नॉर्मल नहीं है। अगर आपका एक बिजनेस चल रहा है, आप इस अंदाज में पैसा निकालें कि आपका एक एसेट भी बन जाए और आपका बिजनेस भी जो सफर ना करे, लेकिन उससे कुछ एसेट जरूर बनाएं। आज हमने शायद ये एसेट्स बनाए हुए थे जहाँ पे हमारे अपने प्रॉपर्टीज में आउटलेट्स चले गए, उससे बड़े आउटलेट्स हैं, पार्किंग है, जो आज की जो चेंज हो गई दुनिया उसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो ये ना बने तो हमेशा तकलीफ होती है। दूसरी चीज ये कि आज तक यहाँ पे जो मैं देखता हूँ वो ठिया कल्चर है जी। मेरी ये शॉप है 50 साल से, तो ये ठिया हमारा, ये होगा तो हमारा कारोबार होगा, ये नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा। तो हमने डे फर्स्ट से एक वो ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट रखा था माइंड में कि हमने ब्रांड बनाना है। और आज अल्लाह का शुक्र है पूरे पंजाब में KPK में हमारे 125 से ज्यादा ब्रांचें हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह में ये नहीं होता कि यार कहीं भी जाके आउटलेट खोलेंगे चलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि पहले आउटलेट से दूसरे आउटलेट में जाने कितना टाइम लगा था आपको? और मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज था इसमें, या आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजीज की बैक देन इन 2000 जब ना सोशल मीडिया है कुछ भी नहीं है? एक आउटलेट से 2 आउटलेट में कितना टाइम लगा, 2 आउटलेट से 10 आउटलेट में, और 10 से 100 में कितना टाइम लगा? मुझे ये ब्रेक डाउन देना आप, ताकि जो आप देखने वाला व्यूअर है उसको समझ आए कि किस तरह हो रहा था। मुझे आप मेंटली आज जो ना उसमें ले गए, उस दौर में वापस ले गए आप ना। तो मैंने एक आउटलेट से ही स्टार्ट किया था, और उस आउटलेट में ना जब हमने इंस्टॉलमेंट का बिजनेस कर रहे थे, ये नहीं थे कि हम वो फर्स्ट जो है वो वही हम उसमें पायनियर थे या हम उसका एडवांटेज ले रहे थे। बहुत से लोग पहले इंस्टॉलमेंट पर काम करते थे, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट था। अच्छा, हमने जब स्टार्ट किया तो ये डाउन पेमेंट्स चलती थी, प्रॉफिट रेशियो मार्जिन बहुत ज़्यादा, और प्रोडक्ट लोकल सेल करते थे, डिफरेंट दुकानदारों से परचेज करते थे। हमने अपना डीलरशिप्स ली, प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो कर दिया, डाउन पेमेंट लो कर दी। आप यकीन करो कि मेरा जो है ना, क्योंकि आपको पता है 14 ईयर्स की एज में जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता हो, आते ही चैलेंजेस देखता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है ना वो ज़रूर देखता है। बल्कि मेरा ये होता था, फादर बाहर होते थे, मैं एक ऐसा एजेड मुलाजिम ढूंढता था कि जो बैठे मैं बता सकूं भी अंदर जो है वो बॉस नहीं मानते, अंदर वो साहब नहीं मानते, उसको मुलाजिम को ही बता सकूं। अच्छा, मतलब डील करते हुए। हाँ, ये चकवाल में कि एक ओल्ड फेस चाहिए आपको, ताकि लोग नहीं, चकवाल में नहीं, मतलब मेरी एज ऐसी। अच्छा, तो मतलब इस टाइम पे जो ना स्टार्ट था, लेकिन उस टाइम पे आउटलेट्स खोलने या आगे एक्सपेंड करना सोच नहीं थी। सबसे पहली सोच थी कि एक वो ब्रांड बने, ठीक है, और वो ब्रांड ऐसा बने जिसको मुझे बताना ना पड़े, लोग बताएं। आप कह रहे हो कि मार्केटिंग नहीं थी, सोशल मीडिया, आप यकीन करें उस टाइम में अगर कोई केबल्स थी तो केबल्स के ऊपर ऐड चलाना, लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ऐड चलाते थे, हम लोग प्रॉपर एक उसको सियालकोट मार्केटिंग एजेंसी थी, लाहौर मार्केटिंग एजेंसी थी, उनसे प्रॉपर एड्स मेक करवाने, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना। और फिर वॉल चॉकिंग वाला है, यहाँ पे नॉर्मल लोग वॉल चॉकिंग प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी की ऑयल पेंट से वॉल चॉकिंग
पूरे पाकिस्तान पंजाब में अभी हमने और ऑर्डर से करवाई, लेकिन चकवाल से स्टार्ट किया। तो मार्केटिंग जो है ना वो न्यूज़पेपर जो उस टाइम पॉसिबल हो सकती थी, डोर टू डोर फ्लायर्स, हम ये मार्केटिंग उस टाइम भी करते थे। योर कंपटीटर्स वर डूइंग दिस एज वेल या यू वर द ओनली वन? नहीं, सिर्फ हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे, ऐसा कोई हमारा कंपटीटर नहीं था जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। ठीक है। अच्छा, उसमें मार्केटिंग तो देखें हर दौर में जो इम्पोर्टेंट रही, और आज मार्केटिंग की क्या वर्थ है मेरे ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज हम समझ रहे हैं मार्केटिंग को। मेरे ख्याल बच्चा चाहता है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो मार्केटिंग की बरल वर्थ मेरे सामने उस टाइम भी ये थी कि मैं हमेशा अपनी टीम को ये गाइड करता था कि यार आप ये प्रोडक्ट आप फ्री भी कर दो ना, तो बाहर आपकी लाइन नहीं लगेगी, लेकिन अगर यही एक मैसेज चला जाए मार्केट के अंदर तो आपके पास लोग शीशे तोड़ के आपका जो है ना प्रोडक्ट उठा के ले जाएंगे। तो फ्री भी जो है विदाउट मार्केटिंग नहीं को उठा के लेके जाएगा। तो मार्केटिंग की तो एक बड़ी इंपॉर्टेंस थी। बाकी मैं आपको बताऊं कि 2004 और 5 में यकीन करें कि मैं गर्मियों का हमारा सीजन होता था, मई और जून, मैं अपनी शॉप के बाहर खड़ा होता था कि क्लाइंट सिर्फ अंदर वो एंटर होने दूं जिसने हम इस टाइम पे एसी या रूम कूलर या रेफ्रिजरेटर परचेज करना है तो वो जाए, बाकी इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बंद कर देते थे। अंदर सिल्वर क्लब वाली शॉप में कैपेसिटी नहीं होती थी कि क्लाइंट खड़ा हो। इस वजह से मैंने करीब फिर दानकोन प्लाजा के ऊपर वहाँ पे ऑफिस लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये कितने साल के बाद आपकी दूसरी शॉप बनी? पहली शॉप नहीं, दूसरी शॉप नहीं बनाई। अच्छा, शॉप नहीं बनी, एक थी, ऑफिस बना। अच्छा, ऑफिस कि वहाँ पे हमारा डिस्प्ले नीचे रहे, क्लाइंट हमारा वहाँ पर आया ताकि वो रश जो है वो मैनेज कर सके। फिर साथ ही हमारा जो एक जॉन मार्केट है, एक इसमें हमने डिस्प्ले सेंटर बनाया कि डिस्प्ले हमारे नीचे दोनों मार्केट के अंदर, ऊपर हमारा मेन ऑफिस होगा। ठीक तो फर्स्ट आउटलेट जो है वो 2009 में मैंने दौलताला में ओपन किया। आफ्टर 9 साल बाद 9 साल बाद फर्स्ट आउटलेट जो है वो 9 ईयर्स दौलताला में ओपन किया। फिर उसके बाद जो है कुजा खान में, और फिर चकवाल में बैठे अपनी टीम से मीटिंग की। तो यहाँ पे रिकवरीज के इशू आते हैं, बाहर हमारी रिकवरी 100% हो जाती है। तो उसके लिए एक चीज़ जो है वो समझ आई कि यहाँ से मुझे अपना काउंटर छोड़ देना। तो मैंने अपना काउंटर छोड़ के, अपने जो सेल्स के टेबल्स थे वो छोड़ के, अपने केबिन छोड़ के ऊपर एक छुप के ऑफिस बना लिया कि क्लाइंट को एज पर पॉलिसी लेके चलना है। ये नहीं है कि कोई पॉलिसी बनी उसकी वायलेशन मैं खुद भी करूँ। तो जो पॉलिसी बनेगी तमाम क्लाइंट के लिए वो एक प्रिंसिपल होगा, उसी को फॉलो करेगी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो उसके बाद जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हुआ फार्मूला। जिस दिन हमने कहा कि आज इसी चकवाल की ब्रांचेस के अंदर 2 ब्रांचें होंगी, एक न्यू जो आज खुली, जो आज से सेल होगी वो 100% रिकवरी क्लोज करनी है, और जो इससे पहले वो आप आहिस्ता आहिस्ता करके क्लोज करें। ठीक है। तो फिर हमने तलागंज में इसी तरह से फिर हम रावलपिंडी चले गए। 10 होने में कितना टाइम लगा होगा तकरीबन? 2011 के अंदर ना हमारे 5 आउटलेट्स थे रावलपिंडी समेत। अच्छा, एक को आपको लगे 9 साल, हाँ, और अगले 5 के लिए आपको 3 फिर हमने एक साल में माशाल्लाह 12 भी आउटलेट खोले, फिर एक साल में हमने 24 आउटलेट भी खोले। और 100 कितने टाइम में? 100 हमारे जो है आफ्टर कोविड हुए। तो कोविड के अंदर हमारे तकरीबन जो हैं वो, जब कोविड आया तो तकरीबन 75-80 आउटलेट थे। तो उस टाइम से बिजनेस टोटली फुल फ्लैज मेरे भाई ने जो है देखना शुरू कर दिया, ऑपरेशंस भी, और सारे मैंने रियल एस्टेट में आ गया। तो माशाल्लाह उसके बाद फिर 1 साल 1.5 साल एक्सपेंड नहीं हुआ, कोविड की वजह से मार्केट से नॉर्मल हुई। तो उसके बाद ये सारे जो आप कह सकते हैं 50 आउटलेट जो है, छोटा भाई फरहान है, सारे ये टोटली उसने जो एक्सपेंड किया। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, पहले को लग गया 9 साल, और अगले जो 100 मतलब 70-80 थे उन 10 साल में आपने उनको। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस तरह से सारा जो है वो सिलसिला चला। और बाकी चकवाल में खलील सबसे बेहतर जानता है कि हमने किस क्वालिटी का काम किया, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो मार्केट में दिया है, क्या प्राइसेस दी हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारा नया आउटलेट बनने जा रहा है पिंडी रोड जो हमारा MGC प्रीमियम स्टोर होगा, वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ आपके आज की वो प्राइसेस होंगी कि जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनकी परचेजिंग भी नहीं है वो, तो उससे लो रेट के ऊपर हम रिटेल कर रहे हैं, ये सिर्फ चकवाल में। This is because आप इसको एक्सपैंड कर चुके हैं इतना कि किसी और के लिए नहीं। एक्चुअली हमारे देखें जो एक रियल चीज़ ये है कि हमारी जो बाइंग है वो एडवांस कैश पे है, और फिर इतनी बल्क बाइंग है तो वो ये परचेज कर नहीं सकते, और फिर हम बड़े लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। तो वो हमारा एक आउटलेट बड़ा जो है ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा नुमान भाई, हम थोड़ा सा इसको अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आते हैं। एक लेट्स सपोज एक 15 साल का नुमान
कोई आज का नौमान मोना में ही बैठा हुआ, ठीक है, आपसे इंस्पायर है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, जो आपको देख रहा है कि यार मेरे गांव से एक बंदा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो उसके लिए आप करंट सिनेरियो के हवाले से क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यार क्या ऐसा करो कि जो आने वाले टाइम में आपको सक्सेसफुल बना सकता? देखिए, नो डाउट कि हम लोग मेहनत करते हैं, उसको सलाह अल्लाह ताला जो है ज़रूर देती है, लेकिन एक चीज़ बताओ, जिस चीज़ की आपकी सच्ची तलब होती है ना, जो आपके दिमाग में होती है ये सच्ची तलब है, ये आपने करना है, वो अल्लाह ताला ज़रूर आपको देता है, ठीक है। और शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर वो एक तलब थी, एक शौक़ था जो जुनून की हद तक था, और जिसके लिए अल्लाह ताला हर मुश्किल को मेरे लिए आसान करता है। कि आज आपने अभी क्लब वाले शौक़ की बात की है, तो बाज़ारी ये नज़र आती है कि रिसेंटली हमारा एक इशू बना बैरियर टाउन मलिक रियाज की वजह से, उन्होंने हमारे नेम्स भी दिए, FI ने हमारे ऊपर केस लॉन्च किया, सब चीज़ें, लेकिन उन्होंने फेस भी किया और अल्लाह ताला ने सुरखरूर भी किया। लेकिन शायद ये वो चीज़ें, सिविल क्लब या हमारा बैरिया का केस, ये जो लोगों को नजर आए, लेकिन इससे बड़े चैलेंजेस, इससे बड़े केसेस मैंने देखे हैं। और लेकिन जब नीयत आपकी है ना कि वो पॉजिटिव हो, नीयत बिल्कुल खालिस हो और मेहनत हो, और फिर यकीन आपका पूरा अल्लाह पे हो, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, और फिर भी कोई नहीं होता तो उसमें ज़रूर अल्लाह ताला की कोई बड़ी हिकमत होती है। ठीक है, अच्छा, सेल्स के हवाले से, क्योंकि आप सेल्स किंग कह सकते हैं, जितने नंबर्स ऑफ आपके चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो और पीछे जितनी हमने देखा रियल एस्टेट मार्केटिंग दम रही है, क्योंकि मैं भी रियल एस्टेट से किसी न किसी तरह मुंसलिक हूँ, मैं करता रहा हूँ। सेल्स के हवाले से क्या टिप्स देना चाहेंगे जो यंग सेल्समैन आपको देख रहे हैं, जो अपना कैरियर सेल्स में परस्यू कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या, उस हवाले से आप क्या? देखिए, सेल्स वाली तो एक ऐसी जॉब है, एक मैं समझता हूँ कि वो प्रोफेशन है जो ना डॉक्टर उसको कम्पीट कर सकता, ना कोई इंजीनियर कम्पीट कर सकता, ठीक है, और कोई भी ऐसा डिग्री होल्डर, वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर सेल्स करनी आ गई जिस बंदे को, जिसके पास ये एक्सपर्टी है, तो उसका तो कोई कंपटीशन नहीं है। वाहिद ये जॉब है जिसके अंदर बाकी तमाम जॉब्स के अलावा कि आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं, और ये चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। तो लेकिन अब ये हमारे जो आज की यूथ है वो इसको ऐसे मोटिवेशन तो लेती है, लेकिन जब काम करने की तरफ आती है फिर फ़ौरन चेंज कर जाती है। सिंपल एक चीज़ की, जब आप एक चीज़ का इरादा कर लें और उस काम पे फिर लग जाए, ठीक है, अब वो रोज़ आज कभी इधर कभी उधर, वो एक क्या है कि जो बहुत से काम करते हैं वो कमाल करते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा नुमान भाई, एक क्वेश्चन ये है कि रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, इसकी बड़ी बात चलती है। आपके एक हमसाई हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे बताया कि यार नुमान की शुरू से जो सोच थी ना, वो सेठों वाली सोच थी। तो माइंडसेट कितना इसमें इम्पैक्ट करता है बिजनेस को ग्रो करने में, और ये फियर स्पेशली हमारे यहाँ माशरे में, आपको पता है कि बिजनेस को लेके लोग बहुत फियर में रहते हैं, पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, बच्चे मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, यार पता नहीं क्या होगा। तो ये माइंडसेट जो है, रिच माइंड और पुअर माइंडसेट, इस हवाले से क्या कहता आप? मुझे नहीं पता आप किस हमसाई की बात कर रहे हो, आपके इंस्टेंट हमसाए थे, आपकी जो आज मार्केट डिमोलिश हो रही है उसमें से है। तो बाकी सेठों वाला माइंडसेट कभी भी नहीं था। अगर उनको मतलब उन्होंने शायद उनको बताना एक मिसकंसेप्शन हो जाएगा, पर सेठों को माइंडसेट से कह दिया, तो मेरा ख्याल है कि कोई हमसाया था वो ये देखता होगा कि सुबह 8 बजे अगर मार्केट खुलती थी तो मैं 7:30 बजे खोल के बैठता था अकेले, ठीक है ना, मार्केट के अंदर लोग अपने एम्प्लॉइज का वेट करते थे, तो मेरा ख्याल है मैंने वहाँ पे अपनी दुकानों पर खुद सफाई भी की है। अच्छा, तो इस सेठों का माइंडसेट तो पहले बता दूं यहाँ से ही, उनका ये जरूर था, एक जो इमेजिनेशन है वो मेरा ख्याल है जिसके पास भी है वो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन जाता है, और वो ना होने वाला काम भी। डू यू बिलीव? मैं जरूर एक इमेजिनेशन करता था कि मुझे इसको एक्सपेंड करना है, इसको मैनिफेस्टेशन वाला, अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, और मुझे ब्रांड बनाना है। ब्रांड यूं बनाना है कि कोई बंदा आके यूं परचेज ना करे कि मुझे डॉलर्स परचेज करना है, मुझे हायर परचेज करना है, मुझे ओरिएंट परचेज करना है। सब लोग कंपनीज के बोर्ड लगवाते थे बाहर दुकानों के, तो मैंने अपना बोर्ड लगाता था मियां इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, कि कंपनीज का बोर्ड नहीं लगाता था कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है। लोग मियां इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे आए, ना कि वो डॉलर्स पेल हायर के बोर्ड पे लगा कर आए, ठीक है। तो एक ब्रांड माइंडसेट था, तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने बनाया भी। और बाकी मार्केट है, मार्केट के अंदर तो आपको पता है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। आपको शुरू में इस तरह के लोगों ने आपके बारे में बातें की, आपको पता है ना कि जब यंग स्पेशली चकवाल के अंदर, छोटे शहर के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो लोग टॉन्ट करना से भी बातें थी, और अभी तिल आज की डेट तक बातें तो चलती रहती है। लेकिन आप यकीन करें, जो लोग जो पॉजिटिव थे ना, वो तो मेरे साथ पॉजिटिव थे,
लेकिन अगर आज अल्लाह ने कुछ भी बनाया मुझे और मेरे भाई को, शायद जो मेरी नेचर है सेम वही उसकी नेचर है, कि हम लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, शायद हमारे लिए वो ज्यादा चैलेंज बन जाती है, फिर हम उसको बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। अल्लाह ताला हमेशा खुद काम से दिलवाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उनका ज्यादा जो है वो थैंकफुल हूँ, जो नेगेटिव लोग थे जिन्होंने आज हमें यहाँ पहुंचाया। करने वाली नो डाउट अल्लाह ताला की है, लेकिन शायद जो ओनली एक रीजन थी वो थी कि भाई जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनको करके दिखाना। तो ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं होता, टॉन्ट नहीं होता, तो नॉर्मली तो चलता रहता। तो आपने इसको मतलब इजीली कोप अप कर लेते हैं? क्या होता है ना कि दिल पे ले जाना? नहीं, ऐसा दिल पे नहीं लिया, ऐसे चैलेंज दिल पे जरूर लिया, और वो अल्लाह ताला ने चैलेंज हमेशा अचीव करवाया। ठीक है। अच्छा, 2020 के बाद अचानक से ये कैसे स्विच आया कि यार मैं रियल एस्टेट करता हूँ? शौक था या? अच्छा नहीं, मैंने अभी आपसे पहले भी बात की, सिविल क्लब दुकानों की बात हुई, तो मेरे काम की जो नेचर थी ना, पहले तो ये था कि भाई 2000 से इस बिजनेस को चलाना कैसे, प्रॉफिट में कैसे लेकर आना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, हमने ऐसा काम कैसे करना है कि जिससे हमारा वो एक नाम बने, ऐसी हमारे पास ऐसी यूएसपी क्या होगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा कि पूरी मार्केट छोड़ के क्लाइंट हमारे पास ही आए। तो वो तो हमने एक इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किया। फिर अब इंस्टॉलमेंट बिजनेस के साथ कुछ फियर्स थे। तो ये फियर्स थे कि हम तो पैसा सारा मार्केट में फेंक रहे हैं, एज ए उधार फेंक रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो साथ एक मस्ट किया कि यार कि हमने कुछ ना कुछ साथ एसेट्स प्रॉपर्टी बाय करते रहना। तो प्रॉपर्टी मैंने जब बाय की, मैंने देखा कि वो मैंने जब 5 साल 7 साल 10 साल के बाद देखी तो वो तो मल्टीप्लाई होगी, उस पर ना मेरी कोई मेहनत है, ना वहाँ पे कोई एक्सपेंस है, ना कोई टैक्सेशन है, कुछ नहीं, तो मुझे एक बेनिफिट हो रहा है। तो फिर उससे एक मजीद आपको कॉन्फिडेंस आता था बिजनेस को एक्सपेंड करने का, कि मेरे पास ये इतने एसेट हो गए तो मैं मजीद खोल के खेल सकता हूँ। वो रिस्क जो था कि पैसा फेंक रहे हैं, तो वो रिस्क लेने का ना जज्बा और बढ़ जाता था, ना कि उसको लिमिटेड करें। ठीक है। तो मैंने इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रॉपर्टीज उस टाइम से ही परचेज करा था। फिर जब मैं शिफ्ट हो गया रावलपिंडी 2010-11 में, तो उसके बाद हमने बैरिया मार्केट को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है। तो वहाँ पे बड़ी र्यूमर्स होते थे, सर ये बैरिया टाउन ये प्रॉब्लम होगा, मलिक रियाज मर जाएगा तो क्या होगा, फलां ये होगा, फलां ये, बहुत सी नेगेटिविटी होती थी। डेफिनेटली हम लोग भी चीजें देखते थे, समझते थे कि अब चकवाल तो हमारे फिंगर टिप्स पे आ गए, तलागंग रोड है, ये सबसे बेहतर जा रहा है, तो यहाँ हमने हर रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज परचेज कर ली हुई थी। तो मैंने बैरिया को ना इस नजर से देखा, मैंने कहा मैं बजाय के लेकर पछताऊं ना, मैं ना लेके पछताता हूँ। तो मैंने वर्किंग की 2012 के अंदर, वहाँ के जहाँ पे अब मैकडॉनल्ड बना हुआ है, फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे उस टाइम कुछ नहीं था, जस्ट अनाउंस हुआ था यहाँ मैकडॉनल्ड आ रहा है। वहाँ प्लॉट्स के रेट देखे, जो गालबन उस टाइम 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट था इंस्टॉलमेंट पे। और एक हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया विच5, वहाँ पे देखा, वहाँ को 4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट था इंस्टॉलमेंट पे। तो मैंने अपनी प्राइसेस प्रॉपर चेक की, रोड्स देखे, नोट कर ली, और फिर हमने देखा कि 2-3 साल के अंदर वहाँ तो डेवलपमेंट भी हो गई। हम उसको मैयर कर रहे थे चकवाल की तरह कि जी आज ये रोड है तो ये तो भी 10 साल के बाद यहाँ पे डेवलप होगा। तो वहाँ यहाँ जो 10 साल के बाद होता है वहाँ पे 1 साल के बाद होगा। ठीक है। डेवलपमेंट इतनी तेजी से, ब्रांड्स आ गए, साथ आबादी आ गए, घर बन गए। यहाँ घर 3-3 साल में बनता है, वहाँ 6-6 महीने में घर खड़ा हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो वाकई पछतावा हुआ ना इन्वेस्ट करके, लेकिन वो पछतावा मेरे लिए ये हुआ कि मैंने 2014 से वहाँ पे ना अपनी प्रॉपर्टीज चीजें लेनी शुरू कर दी। तो हमने 2018 में जो है वो प्लान कर लिया हुआ था कि हम लोग हाई राइज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे देंगे। बेसिकली तो यही प्रोडक्ट हम लोगों को इंस्टॉलमेंट, हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक साथ ही बिजनेस करेंगे। तो लेकिन अभी हम डिजाइन कर रहे थे सारे सिस्टम, आगे जब कोविड आया, तो कोविड के बाद शायद अब कोविड ना आता तो भी हम साल और लगाते थे। तो हम एकदम एक्टिव हो गए, अब तो मस्ट करना है। ये जिस चीज का हमें फियर था हमेशा से, क्योंकि अल्लाह ने करे जंग लग गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई सैलाब आ जाए, अल्लाह ने कोई प्रॉब्लम आ जाए, लोगों ने पैसे कैसे देने हैं, तो कोविड आ गया, इसमें रिकवरीज डिस्टर्ब हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो हमने अब जो है साथ बिजनेस करना है, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेन तो ये इसकी रीजन थी। तो दूसरी चीज ये कि ऐसा बिजनेस करें जिसके अंदर हम सिर्फ पैसा भी न सारा आउट कर दें, हम पैसा भी रोलिंग में रखें और हमें एक उसका बेनिफिट भी हो। तो प्रॉपर्टी एक बेहतरीन बिजनेस, आप बेचो तो आपको एप्रिसिएशन का पैसा आता, आप रखो तो आपको रेंटल आता, आप रखो तो उसमें अपना बिजनेस करो। तो आज जैसे क्लब की शॉप से, तो आज मुझे एक चीज की हेडेक नहीं है, मेन इस चीज की कि आज अल्लाह ने इतना और हमने चीजों को बेहतर किया। लेकिन अगर मैं उसी ठिया बनाता, उसी जगह बैठता, वो मियां लोग उसके नेम के ऊपर काम ना करते, ठीक है, उस ठिये पे काम करते, तो फिर हमें शायद प्रॉब्लम हो।
कि आज हमसे ये लैंडलॉर्ड खाली करवाएगा तो कल यहाँ पर बैठेगा वो कमा लेगा। अच्छा, फॉर डूइंग बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग आउटलेट्स बना रहे हैं, सारा कर रहे हैं, मैं देख रहा था कुछ अरसे से ना जितने भी बैंक्स हैं, दे यूज्ड टू रेंट देयर प्लेसेस, अब ये सारे बाय करने लग पड़े हैं। व्हाट डू यू प्रेफर फॉर डूइंग बिजनेस? रेंटिंग इज मोर गुड और बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी? बैंक्स ये नहीं कि सब बैंक्स बाय कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स के MCB या BBL जो बड़े बैंक्स हैं उनके प्रॉफिट इतने हाई चले गए हैं, तो आज रेंटल वैल्यू को भी काउंट करने के समय एसेट को परचेज कर लेते हैं तो हमें कितने अरसे में जाके जो है ये क्लोज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह परचेजिंग की। अभी चकवाल हमारे जितनी आउटलेट्स हैं, अभी हमारा पिंडी रोड प्लाजा बना है, अब इसमें आप जो आउटलेट देखेंगे वो भी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी जो हमारे अपने एसेट बिजनेस हमने रावलपिंडी के अंदर जो है वो अपने जो है परचेज किया आउटलेट्स, लाहौर में परचेज किए, उसके बाद मंडी बहाउद्दीन में परचेज किए, गुजरांवाला में परचेज किए आउटलेट्स। लेकिन अब 125 आउटलेट्स आप सब परचेज नहीं कर सकते। अगर आप परचेज कर भी लो तो आपको वो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, रेंट कम सेव होगा। उसके लिए हमने अभी जो हमारा DHA2 का लैंड है जहाँ पे हम हॉलीडे इन होटल लेकर आए हैं, तो हमारे पास वहाँ पे 3 प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर हम एक हॉलीडे इन होटल लेकर आ रहे हैं, और एक हमने टोटल अपना फैमिली एसेट बनाया। उसका मकसद ये है कि उसके ऊपर जो हम रेंटल जनरेट करें वो रेंट पे करेगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट्स के रेंट को, ताकि वो हमारे जो प्रॉफिट के अंदर एक रेंट माइनस होता है वो भी माइनस ना हो। तो वो फ्यूचर का, तो डेफिनेटली अगर आप अपना एसेट बना लेते हैं और आप रेंटल फ्री कर लेते हैं उसको, तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। फिर आप प्राइसेस मजीद डिक्रीज कर सकते हो, और प्राइसेस अगर मजीद आप करोगे आप टर्नओवर पे जाओगे, क्योंकि अब तो सारा चीज़ें टर्नओवर के ऊपर है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि नुमान से बेहतर नेगोशिएशन कोई नहीं कर सकता। तो जो भी यंग बिजनेसमैन आपको देख रहे हैं, हाउ दिस आर्ट ऑफ नेगोशिएशन वर्क्स? लाइक नेगोशिएशन मतलब जिसको हम उर्दू में कहते हैं सौदेबाजी। नहीं, मैं किस माइंडसेट के साथ आप कह रहे हैं कि बिजनेस माइंडसेट। एक परचेजिंग है कि मैं कुछ चीज परचेज कर रहा हूं, तब मैं कोई बार्गेन कर रहा हूं, या मैं सेल कर रहा हूं तब परचेजिंग। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से कह रहे हैं। अगर हम सेल की बात करें तो हमारी प्राइसेस तो हमेशा फिक्स रही हैं। जब कोई फिक्स का कल्चर नहीं था हम तो तब से फिक्स लेके, फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ प्लॉट, यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट। एक लड़का है जिसने अपना छोटा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल समवन इज सेलिंग, कोई भी उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, वो तो अगर कोई चीज परचेज करूंगा, अगले ने अपने वारे से देनी है, उसको चीज वारा करेगी वो देगा, तो मैं उसमें जितनी मर्जी जो वो नेगोशिएशन करूं तो वो मेरे कहने पे तो नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है फिर वही बात आ जाती है जहाँ पे आपके पास अपना पूरा होमवर्क हो, आपकी कोशिश हो, मेहनत हो, तो ये चीजें अल्लाह ताला के साथ आसान। Does this impact on business as well? For example, अच्छा, मैं एक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। द आर्ट ऑफ सेलिंग जो है, ठीक है, कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह बेचा जाए। मैं एक बंदे को जानता हूँ, आप चकवाल में बैठे हैं, रेवड़ी यहाँ की बड़ी मशहूर है, 500 रुपए किलो, 550 रुपए किलो बिक्री। ही इज सेलिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे राइट नाउ। सेम रेवड़ी 1650 रुपए, 2x मार्केट करके, ठीक है। तो सेल्स में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस, हाँ, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम करोगे, उसको आप मार्केट करोगे, उसके आफ्टर सेल सर्विस दोगे, तो आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो वो वैल्यू ऐड करेंगे, डेफिनेटली आप उसको चार्ज करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं किया, हम अपने होम अप्लायंसेस की बात करें, हम सारे ब्रांड के प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केट के अंदर ग्रो बिक्री बेशक कम हो, लेकिन हमारे पास ब्रांड है तो ऐसे ही। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, आज हम एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्राउडली कहते हैं कि हमारी प्राइस यही है। आप लेफ्ट राइट जो प्राइस कम मिल रही है आप वहाँ से ले लो, ठीक है। लेकिन वो क्लाइंट बाद में देखता नहीं कि तो क्वालिटी बाकी। अब इतना बड़ा एक इन्फ्लेशन आया मार्केट के अंदर, जो स्टील था हमने स्टार्ट किया वो 1,10,000 रुपये था, हमारी लास्ट बाइंग 3,25,000 की हुई। अब दोबारा वापस स्टील जो 2,40,000 2.5 लाख का है, लेकिन हमने क्वालिटी पे कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। तो जब इन्फ्लेशन आया, हमने कहीं भी कस्टमर को अगर उसमें एडिशनल चार्ज किया, एस्केलेशन, कस्टमर का एतराज भी था यार ये ना हो, लेकिन जब क्वालिटी उसने देखी है, डिलीवर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वालिटी की, इसका रीसेल वैल्यू क्या, तो वो उसको पे करता है। देखिए, क्लाइंट आपका 90% क्लाइंट जो वो क्वालिटी बाय करना चाहता है, जो भी उसकी कैपेसिटी में जो भी प्रोडक्ट ले रहा है, जिस कैपेसिटी में करना चाहता है, पर क्वालिटी देखिए, अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे, जो सिर्फ जिसके पास इतना ही पैसा आता है बस अपना खाना पीना पूरा करे, वो भी चाहेगा मैं खाने की चीज अच्छी लेके जाऊं, कोई मैं ऐसी चीज घर ना लेके जाऊं कि जो मेरी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के लिए बेहतर ना हो। तो इसी तरह से जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो वो अगर घर में रहने के लिए कुछ लगा रहा है, वो प्रॉपर्टी ले रहा है, वो जो है खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो क्वालिटी तो हर बंदा चाहता है। तो क्वालिटी में मेरे ख्याल काम करने वाला कभी भी लूजर नहीं हो सकता, वो हमेशा विनर है।
आपने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में जो मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं, ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं 3-4 महीने देखा फिर बंद हो जाना, मोस्टली स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं आपके ख्याल में, चाहे किसी किस्म का भी बिजनेस हो? फिजिबिलिटीज प्रॉपर नहीं, फिजिबिलिटीज इस तरह से कि अगर उसमें सिर्फ उन्होंने देखा हुआ होता है कि जी फलाना कर रहा है वो इतना कमा रहा है, फलाना कर रहा है इतना कमा रहा है, उसको प्रॉपर होमवर्क नहीं, प्रॉपर फिजिबिलिटी नहीं बनाई कि उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस क्या होने चाहिए। जब वो बिजनेस स्टार्ट करने की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट होगी, इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, एक्सपेंस के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ये चीज़ें सारी एक उनको मिसमैनेज की तरफ ले जाती हैं। अगर कोई भी बिजनेस प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो, प्रॉपर फिजिबिलिटी उसकी बनी हुई हो, तो मैं नहीं समझता कि बिजनेस कभी भी आपको फ्लॉप होगा। उसमें चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जब आप चैलेंज को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक्चुअल आपका बिजनेस समझे कि एक राइट डायरेक्शन में चला गया, और जो फिर आपका बिजनेस स्टैंड होगा उस बिजनेस का कोई कंपटीटर आपके सामने नहीं होगा। ठीक है। तो इस पे जो है वो हमें ये देखना है कि जो फ्लॉप होते हैं वो उनका माइंड सेट क्या है। ठीक है। तो अगर माइंड सेट ही उनका ये है कि बस हम बैठे हो तो ना चला तो हम बंद कर देंगे, तो इस माइंड सेट के साथ तो कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा बहुत सारे बिजनेसेस पे हम देखते हैं कि यार तीसरी जनरेशन उसी शॉप पे बैठी हुई है, और देयर इज अ फियर कि यार इधर से छोड़ेंगे ना। अक्सर दोस्तों से बात होती है, यार तू एक नई शॉप बना ले, कहते हैं यार ये डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। आप 125 दुकानों पे तो है नहीं, तो क्या स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कई ऐसी दुकानें भी जिन पे कई शहर भी नहीं देखे हुए नहीं है। ठीक है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस कि यार एक्सपेंड किया, स्केल किया जा सके। बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ स्केल कैसे करना है, बहुत अच्छी सेल भी कर रहे हैं, स्केल कैसे करना है उस चीज को लेके घबराए हुए। देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो हम सिस्टम नहीं बनाते, सिस्टम प्रॉपर बने जिसके अंदर आपकी ऊपर मेन पावर हो, आपका प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपके हों। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, IT का दौर है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है ये। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमें एक टैक्स का फियर होता है कि मैंने दूसरा आउटलेट बनाया कहीं टैक्स वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए। लोग इसी वजह से कहते हैं वो सिर्फ क्या है कि हम प्रॉपर एजुकेट नहीं है। हालांकि आप अपनी बुक्स को क्लियर करके चलो तो आप एक सारा आउटलेट बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है। आप बुक्स क्लियर करके नहीं चलोगे, आप एक आउटलेट भी बनाओ, प्रॉब्लम है। तो बुक्स क्लियर कर नहीं समझते बहुत बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। क्यों नहीं मुश्किल है? हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारी चीज़ें कॉस्ट में ऐड होनी। तो आप ये चीज़ें आपको फियरलेस तब करेंगी कि आपको प्रॉपर आपकी वर्किंग हो, आपको ट्रांजैक्शन करते हुए प्रॉब्लम हो, आप जितना मर्जी पैसा बैंक में ट्रांजैक्शन लेकर आए, आपको कोई ब्लैक पैसा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल मैंने देखा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में आते मैंने देखा ये बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स है। अब मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं रियल एस्टेट में, तो कहते हैं हमारे वाइट मनी है तो वो हमारा टैक्स में शो ना हो, तो हर दूसरे बंदे का ये प्रॉब्लम। लेकिन अब जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आते हैं जिनको हम गाइड करते हैं कि यार हमने तो आपकी डाउन पेमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म कर दी, 1% मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो आपको ये टैक्स आपका सेफ होगा और आप इसको एक्सपेंस भी शो करोगे और आपका वाइट मनी एसेट भी बनेगा। तो ये इश्यूज हैं। तो इन अगर इश्यूज को हम प्रॉपर सीखें और मेरे ख्याल जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको हम प्रॉपर एजुकेट करें, क्योंकि अब जिस तरह का आपको पता है कि सिस्टम चल गया, जिस तरह की हमारे ओवरऑल आपकी लोकल गवर्नमेंट्स, आपकी जो नेशनल लेवल के ऊपर पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं, तो अब तो ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। तो अब तो हमें प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हमें अपना बिजनेस का पार्ट बनाना पड़ेगा, तो हम एक्सपेंड भी करेंगे और यही हमारा कंट्री भी ग्रोथ करेगा। अच्छा पाकिस्तान में इंडस्ट्री, जैसे आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का माशाल्लाह, आपने इस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि मेन चीज़ होती है कि हमने देखना है कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम एक रिटेल माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की और रिटेल की 2 डिफरेंट हैं। तो ये 2 तलवारें एक मैदान में नहीं रह सकती। ठीक है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो फिर हमारा रिटेल नेटवर्क नहीं होना चाहिए, फिर उसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जो डीलर है ना वो आपके साथ तब जुड़ेगा जब आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, डीलर नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। जब वही प्रोडक्शन करने वाला आउटलेट भी अपने बना रहा होगा तो वो डीलर आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो हम क्योंकि पहले से रिटेल बिजनेस में थे, बाकी बीच में हमने कोविड से पहले अपनी इंपोर्ट भी की, हमारी LED अपना हमने ब्रांड बनाया, नीड्स हमारी LED, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें हमारी कुछ लोकल असेंबल हो रही थी, कुछ हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाया, आउटसोर्स की। तो फिर कोविड आ गया प्रॉब्लम। लेकिन फ्यूचर में हमारे जो हैं इंशाल्लाह प्लान जैसे हैं
लेकिन वो प्रोडक्ट जो सिर्फ हमारे अपने आउटलेट्स के ऊपर होगा। अच्छा, एम्प्लॉयज को सस्टेन कैसे कर रहे हैं? मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपके पास 14 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है, ठीक है, फादर के साथ भी कुछ लोग हैं। ये सबसे मेजर इशू होता है हमारी पाकिस्तानी मार्केट का स्पेशली, कि आपने 5,000 एक्स्ट्रा ऑफर किया, लोग आए आपके साथ सस्टेन। नहीं, ये देखिए, जब वही अगर आपने माइंड सेट टीम को अपनी ये दे दिया है कि स्पेशली सेल्स वाले को कि भाई आपने ग्रो करना है, आपने उसके ग्रो करने के लिए आपने लर्न भी करना है और अर्न भी करना है, तो वो हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें करोगे। और फिर आपका ना सजा और जजा का कानून होना चाहिए। गलत करे तो आप डिसीजन पावर तो आपके पास, ठीक है, ये नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो हमारे पास कुछ भी गलत हो, कोई भी कंपनी की वायलेशन करता है तो किसी सूरत भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। तो वही एक लॉन्ग टाइम हमारे बंदे चल रहे हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमारे बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हम लोगों ने खुद टर्मिनेट किए, करप्शन में आए और प्रॉब्लम्स में आए। इवन कि मैं अगर चकवाल में बैठा हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की छोटी छोटी दुकानें हैं जिसके अंदर से मेरा ख्याल है 8-9 ऐसी शॉप्स हैं जो हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो बैठ के अपनी किस्तों की दुकानें चला रहे हैं। चलो मैं ये खुश होता हूँ कि चलो यार वो अपना एक रोजगार चला रहे हैं। तो हमें डिसीजन लेते हुए ये नहीं था कि ऐसे से ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि अगर वो एक के साथ आप कंप्रोमाइज करोगे तो आप 10 और लोगों से ज्यादती करोगे, उनकी ग्रोथ से ज्यादती करोगे। तो जो काम करने वाले थे उन्होंने यहाँ पे रहकर भी जॉब में अपना पैसा भी कमाया, अपने एसेट्स भी बनाए, लेकिन जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, उसके बावजूद भी ग्रो नहीं कर सके। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप टीम को एक सिस्टमैटिकल तरीके से चला रहे हो या आप उसके पॉलिटिकल अंदाज में चला रहे हो। तो आपने देखे वोट्स तो आपने लेने नहीं है कि आप उसको सिर्फ हर टाइम उनको खुश रखें। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप उनसे ज्यादती शुरू करते। तो ये एक जो पेरेंट्स वाला रोल है ना, वो जब एक ऊपर समझता हूँ मैं जो कंपनी का CEO है, जब उसका ये रोल होगा ना कि वहाँ पे प्यार भी है और सख्ती भी है, और उसकी ऐसी तरबियत करनी है कि वो कुछ बन जाए, तो ये सोचोगे तो फिर आपको टीम जितनी मर्जी आप बड़ी कर लें, क्योंकि आपके साथ आपका अंदाज बड़ा डिफरेंट होगा उनके साथ। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हु इज योर बिगेस्ट कंपटीटर इन रिटेल इस टाइम पे, इन इंस्टॉलमेंट? पंजाब में बेसिकली हम 3 जो हैं वो बड़े काम कर रहे हैं। एक हमारा कंपटीटर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है, और एक हमारा मियां इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मेन जो हमारे जितनी भी कंपनी उसको एज ए की डीलर लेके चलती हैं, कंपनी डीलरशिप्स देती है, डिस्ट्रीब्यूशन देती है, की डीलर्स हैं जिसके अंदर प्राइसिंग हमारी बहुत बेहतर होती है, परचेजिंग, लेकिन होलसेल हमें अलाउ नहीं होती है, होलसेल हम नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में नहीं आते। ठीक है, तो लेकिन बाइंग पावर ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान में तक जो की डीलर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन ये 3 इंस्टॉलमेंट्स के नेटवर्क चल रहे हैं पंजाब में। कराची में एक बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन उन्होंने कोविड के टाइम पे उसको वाइंड अप कर दिया। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ नंबर्स, लाइक अब आपको नंबर्स आइडिया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंट, मतलब आप पर मंथ सेल करते होंगे इंक्लूडिंग एवरी थिंग, जिसमें वॉशिंग मशीन, नंबर्स तो आपके पास होंगे। देखिए नंबर्स डेफिनेटली जो हैं वो बिल्कुल पास हैं, या किसी एक मंथ का आपको यार ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेल्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है बिलियंस में हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी आपने नंबर्स की बात की और सेल्स की बात की, किसी से क्वेश्चन करो ना तो वो नहीं बताएगा, नहीं है, वो कहता है कि पता नहीं यार मुझे अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमारी रियल एस्टेट की एक सेल डिक्लेयर है टैक्स के अंदर, बल्कि हमारी तमाम ब्रांचेस के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल्स लगे हुए हैं जिसके अंदर सेम टाइम इंटीग्रेटेड है वो FPR के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी सेल्स जो है वो बिलियंस में है, और सेल्स टैक्स हम रजिस्टर्ड हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स हमारे लगे हुए हैं। लार्ज टैक्स यूनिट में हम आते हैं जो LTU इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे फाइल्स कम होती हैं और उसके चेक करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर समझें और प्रॉपर इसके ऊपर खुद इसका होमवर्क करें और प्रॉपर इसको खुद आप अपने हाथों से करने वाले बने, तो ये सब चीज़ें आपकी मैनेज, क्योंकि दुनिया में तो यूँ ही मैनेज हो रहा है। अगर दुबई में जाएँ, आप UK में जाएँ, US में जाएँ, तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिटर्न करके बिजनेस कर लोगे, तो आपने वहाँ भी जाकर सब कुछ डिक्लेयर करना, तो आप यहाँ बिजनेस डिक्लेयर करके ग्रो क्यों ना करो। स्ट्रक्चर बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट कि बिजनेस करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए। तो ऐसे ही देखिए, स्ट्रक्चर तो ना हो तो आपका, मैं नहीं समझता कि एक शॉप भी चल सकती है। जिसको हम शॉप को चला रहे होते कह रहे होते चला रहे हैं, हम चला नहीं रहे, बेसिकली हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, 2 मुलाजम हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठकर 2 एक्सपेंस हटाकर
किसी क्लाइंट से ज्यादती करके कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल करके, कोई रेट ज़्यादा करके, हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं। ठीक। तो एक बिजनेस और एक धक्के से चलाना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। चकवाल के हवाले से बिजनेस में क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में बच्चों या जो यंगस्टर्स स्पेशली जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि यार इंस्टॉलमेंट ये किया वो किया, क्या सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस आप सजेस्ट करेंगे यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कुछ 2-3 बिजनेस? देखिए, एक तो ये दौर है सारा सोशल मीडिया का, एआई का दौर है, तो ये तो हमें बच्चे बताएंगे कि अब उन्होंने क्या करना है। हमसे ज़्यादा आइडियाज़, हमसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास है। लेकिन चकवाल के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, कोई बिजनेस भी करें उसमें पैशन ज़रूर हो, जो भी प्रोफेशन चूज़ करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर फेंक के बस अपना काम शुरू करें। चकवाल से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी है कि हमारा जब हम रावलपिंडी में गए, हमारा नाम मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हमने एक्सपेंड करना शुरू, मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल कर दिया। जहाँ भी जाएं तो मियाँ के साथ चकवाल भी है। मैं हम जहाँ भी देखें तो हमारा MGC स्टैंड फॉर मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल। तो लेकिन चकवाल से बहुत कुछ सीखा है, चकवाल ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ की बहुत जो है मेरे लिए तकलीफ थी, और मैं देखता हूँ आज भी, कि हमें अपने कारोबार से, अपने घर से ज़्यादा लेफ्ट राइट वाले का पता होता है कि उसका काम कितना हो रहा है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और इस्लामाबाद के अंदर यकीन करें कि ये चीज़ इतनी पॉजिटिव है कि नहीं पता होता मैं साथ वाला जगह क्या कर रहा है। वो बिलीनियर है, वो बैंक लोन पे है, वो सर्वाइवल की जंग कर रहा है, और वो लोगों को अपना रिज़्क बांट रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, वो सवाब कर रहा है। कुरान भाई, आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि हमारे यहाँ होटल्स पे डिस्कशन होती हैं। आप भी इस एक टाइम में चकवाल में रहे हैं। हाँ। तो आप अगर होटल पे बैठे तो वहाँ पे शायद आइडियाज डिस्कस हो रहे होंगे। यहाँ पे जनाब एक दूसरे से लड़ होते हैं कि फलाने दब दान, फलाने दब। मैं देखिए, ये जो एक हमारे एडिशनल हमारे फीचर्स हैं, हमारे बिल्टन जो है हमारे अंदर, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक जो बता रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पे जब रहता था, मैंने सिविल क्लब से अपना ऑफिस ऊपर क्यों ले गया था कि मैं इस मार्केट में बैठना छोड़ दूँ, बस अपना काम करता रहूँ। वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, कोई और आ जाएगा बैठ के वो फजूल डिस्कशन। और अल्लाह का शुक्र, जब अपना सर फेंक के काम करना शुरू कर दिया, वो ग्रोथ भी हुई। तो अल्लाह ताला ने फिर जो मेरे पास एक और गिफ्टेड एफआई मेरा, तो वो भी माशाल्लाह इसी नेचर का, सिर्फ काम करो। तो वहाँ पे शायद पूरी मार्केट ऐसी। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क अ डे? टाइम हमारा 8 घंटे मिनिमम है ही है, तो कभी 10 घंटे भी, 12 घंटे भी, कभी 15 घंटे भी। तो अभी तो ख़त्म हो गया कोविड की वजह से, विजिट्स ख़त्म हो गए, बस ऑफिस बैठना आना। जब कोविड नहीं था तो सम टाइम ये भी होता था कि दिन सुबह 10 बजे स्टार्ट किया तो ख़त्म शायद अगले दिन सुबह 4 बजे होगा। ट्रैवलिंग में ही है, रात को आते तो टाइम लग जाना। ठीक है। तो आउटलेट्स जाकर खुद लेने, उनको रेनोवेट करवाना, और वहाँ पे डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए नुमान भाई? देखिए, डिसिप्लिन बिजनेस के लिए, डिसिप्लिन तो बेसिकली हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे खिलाफ जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए भी एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस कर रहा है, जॉब के लिए तो चलेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन है वो कहता है यार बिजनेस कर रहे हैं ना, टाइम की पाबंदी नहीं है। जॉब में तो डिसिप्लिन है ही नहीं ना, जॉब में तो डंडा है। जॉब में तो पता है कि सुबह कितने बजे जाना है। डिसिप्लिन तो वो है जो आप अंदर का इंसान आपको खुद डिसिप्लिन में लेकर आए। अगर वो एक डंडा लेकर आ रहा है, आपको एक जॉब लेकर आ रही है, तो वो डिसिप्लिन तो नहीं, वो तो मजबूरी है। डिसिप्लिन वो है जो आपके अंदर जो है ना, वो आपको ये चीज के ऊपर बाउंड कर दे कि मुझे इस टाइम पे सुबह पहुंचना है, मुझे ये कमिट किया टाइम, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो अगर मेरा ये रूटीन का डेली का जो मेरा शेड्यूल है, उसको मैंने 100% फॉलो करना है। ठीक है। तो डिसिप्लिन तो मस्ट है। अगर यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ यंग पीपल, आपकी टीम में माशाल्लाह बहुत है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू फाइंड कि उनमें नहीं है जो होनी चाहिए, या आजकल के यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं उनमें ये चीज़ की कमी आ रही है हमारे टाइम पे, या हम जब अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे थे तो वी वर वे मोर डिफरेंट देन दीज पीपल थिंक। ऑल्दो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, व्हाट इज मिसिंग? देखिए, चाहे आज की यंग जो हैं उनकी बात करें या हम अपने टाइम की बात करें, देखिए इंसान बेसिकली हर टाइम सीखने वाला है। और जो इंसान सीखने के माइंड के सेट पर बैठता है ना कि मुझे सीखना है, वो एक जो क्लाइंट आता है उससे भी सीखता है, एक एम्प्लॉय से भी सीखता है। वो
कहीं पे गेस्ट जाएगा या उसके पास गेस्ट आएंगे उनसे भी सीखेगा। लेकिन अभी जिस बच्चे का ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हकीकत टीचर भी नहीं सिखा सकता। लेकिन जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे सीखना है, उसको मैं समझता हूँ जो रोड पे मांगने वाला है, जाहिल भीख मांगने वाला है ना, वो भी उसको सिखाएगा जी, तो उससे भी सीखेगा। एक्सेप्टेंस नहीं है बच्चों में ज्यादा। एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम अपने ऑफिस में जब सम टाइम हायरिंग करते हैं तो कई ऐसे माइंडसेट के साथ आते हैं कि शायद हमें सब कुछ पता है। ये सब कुछ पता होने वाला काम है ना, ये नहीं होना चाहिए। हम जितना मर्जी बेहतर कर लें लेकिन उसके बावजूद बेहतरी की गुंजाइश रहेगी। हम जितना मर्जी सीख लें उसके बावजूद सीखने की गुंजाइश रहेगी। ठीक है। तो अच्छा, मुझे नुमान भी ये बताएं कि कहते हैं कि आपका जो सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट होती है जिनमें आप उठते बैठते हैं, वो बहुत इम्पेक्ट करता है आप पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। तो आपकी लाइफ में कौन ऐसे कुछ लोग हैं, दोस्त होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपने जैसे आगे वालदा का जिक्र किया, उससे हटके कोई ऐसा बंदा आपको याद आता हो कि यार उसकी कोई बात या कुछ ऐसी चीज जिसने बड़ा इम्पैक्ट किया था और थ्रू आउट वो बात आज तक मेरे साथ चल रही है? कोई मतलब कोई आपका कस्टमर हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो आपके पास रहा हो या कुछ इस तरह, जो मेजर 5 जो आपके थे। मैं 15 साल के नौमान की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के जो मेजर 5 थे आपके, कजन्स भी हो सकते हैं, उस हवाले से कुछ बताएं। नहीं, जो मेरी एज के लोग थे, जो मेरे स्कूल फेलो थे, वो तो जब मैंने काम स्टार्ट कर दिया तो वो तो कोई स्टडी कर रहा था, बाद में कोई जॉब कर रहा था। तो मेरी एज फेलो के साथ तो शायद ना बनती, ना कोई दोस्ती रही और ना कोई इंटरेस्ट रहा। मेरे से सारे अपनी बड़ी एज के दोस्त थे। वो भी दोस्त वो थे जो बिजनेस के अंदर थे, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता था, कुछ समझने को मिलता था। तो बाकी का आप कहने कि बहुत अच्छा बॉन्ड, तो बॉन्ड हमेशा मेरा जो है वो अपनी टीम के जो सीनियर्स हैं उनके साथ रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई वो दोस्त हैं या एक आप अपने एम्प्लॉय से भी उस एज में सीख रहे थे। आपने आगे बताया कि एग्जैक्टली ऐसी थी कि सीखता तो इंसान बताया हर चीज से सीखता है। तो एक बॉन्ड मैं कहता हूँ आपके एक बहुत अच्छा जो बॉन्ड है जहाँ पे आप हर टाइम अपने काम की डिस्कशन कर रहे हो, तो वो ये था। फिर उसके बाद तो जो सबसे बड़ा अल्लाह ने बॉन्ड जो बनाया मेरे वालदा के साथ था। फिर मेरे फादर जब 2004 में वापस आ गए तो वो भी मैं टाइम देते बिजनेस में, तो वो बड़ा एक सपोर्ट रही उनकी। फिर जो भाई है जब उसने 2007 के अंदर स्टडीज़ के साथ बिजनेस में बैठना शुरू किया, उसकी पोस्टपोर्टमेंट 2013 में उसने तकरीबन 100% जो हमारी परचेजिंग हेड ऑफिस उसने संभाल लिया था। तो 2020 के अंदर ऑपरेशन भी सारे उसने माशाल्लाह देखने शुरू कर दिया। तो मेन जब आपका टारगेट ही होता है सिर्फ मैंने काम करना, तो फिर आपके वो प्रोफेशनली वही आपके दोस्त बन जाते हैं, वही फैमिली बन जाती है और वहीं आपको मजा आने लगता है। वही आपका शौक होता है, वही आपका एक सुकून का जो पॉइंट होता है। तो बस ये ऐसे ही सब था। कोई ऐसे आप नहीं कह सकते कि यार के एक ऐसी अलग से कोई गैदरिंग्स हैं या अलग से कहीं बैठना, या उसके अंदर अगर कहीं बैठा भी हूँ ऐसी गैदरिंग्स के अंदर बाद में गिल्टी हुआ है कि यार ये टाइम वेस्ट किया और डिस्ट्रैक्ट किया अपने आप को, और जो फोकस है वो चेंज हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा क्योंकि आपके पास भी टाइम है। आप रियल स्टेट में हैं, हम जो यंग अभी हमारे कैरियर सेट हो रहे हैं, रियल स्टेट के हवाले से आप 3, 6 and 10 years, क्योंकि आपको तो इतना टाइम हो गया, कुछ इन्वेस्टमेंट टिप दें। फॉर एग्जांपल आई नो योर पेमेंट प्लान एज वेल, ठीक है, इट्स वेरी इजी पेमेंट प्लान, वो जो 1% है, ठीक है। हमारी एज के लड़के माशाल्लाह अब इतना होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आज से हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त यार हैं, भाई हैं, 3 years, 6 years and 10 years, आपने आगे बताया ना कि पहले तो 9 साल लग गए, तो आप ही बताइए कि किस तरह रियल स्टेट को कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। अगर हम आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 10 साल के बाद कहाँ पे खड़े होंगे, तो उस हवाले से कोई थोड़ी सी टिप दें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। जो आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात की नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, लेकिन नॉर्मली हमें यहाँ पे स्पेशली चकवाल के लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे तो बस एक क्या प्लॉट लिया है, इतने का ले लिया, इतने का इतने का हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो इस तरह से आता है कि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके जगह पे जमा होता है, और जब उसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन लगे तो वो आपको टोटल अमाउंट का लग रहा है, जबकि आपने पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया है। तो आपने अगर पहले साल में एक प्रोडक्ट की जो है वो आपने कोई अपार्टमेंट परचेज किया या आपने शॉप परचेज किया, आपने पेमेंट उसकी एक साल के अंदर 20% दी है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई 20%, तो इट्स मीन कि आपके पैसे तो 100% डबल हो गए, तो आपने पे 20% किया था। तो इस चीज को हमें समझना है कि जो हम पैसा प्रॉपर्टी का कमा रहे हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर रहे,
हमें उसका तब जो है वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। हमारा एक माइंड सेट किया कि हमने डाला तो उसमें से बस हमें साथ ही कुछ आना चाहिए, तो हम उसमें कभी भी उस लालच में या गलत डिसीजन ले जाएंगे, हर जगह पैसा फंसा लेंगे, हम उसको जो बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए एक प्रॉपर्टी को मैच्योर होने में, या अगर आप एक माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितनी? मैं ये बता रहा हूँ, देखिए अब आपका डिपेंड करता है कि आपका जो सोच है वो क्या है। अगर आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपको फॉरेन रेंटल दे, आपको रेडी टू मूव जाना चाहिए, आपको फॉरेन रेंटल दे। अगर आपकी सोच है कि मुझे एप्रिसिएशन ज्यादा हो, मेरा पैसा इंस्टॉलमेंट में जाए, तो आपको ऑफलाइन प्रॉपर्टी पे जाना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन पे जाना चाहिए। तो अब दुनिया देखिए रियल एस्टेट में चल रही है। तो यहाँ पे हम दुबई की बात करते हैं, दुबई पोर्ट्स के, और दुबई के अंदर आप यकीन करें कि आप प्रॉपर्टी ले तो 2 साल आपको रीसेल अलाउ नहीं करता। DLD जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट है, आपको रीसेल आप 2 साल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते जो ऑफलाइन प्रॉपर्टी। 2 साल के बाद आपको बिल्डर NOC देकर के उसको आप रीसेल कर सकते हैं। क्यों? कि वो 2 साल के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कोई चीज माइनस में न जाए, आपका बिल्डर की इन्वेंटरी डिस्टर्ब ना हो। तो वहाँ के ऐसे रूल्स बना दिए गए। तो पूरी दुनिया के अंदर वो प्लॉट्स नहीं चलते। यहाँ पे हमारा वो प्लॉटिस्तान वाला कॉन्सेप्ट बना, पूरे पाकिस्तान के अंदर फाइल्स बनी, उसके बाद लैंड्स कटिंग करते गए। तो आज हम उस पैटर्न के ऊपर कोविड के बाद हम स्ट्रिक्टली आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि आज आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, आप मॉल्स में जा रहे हैं, ब्रांड ने अपना आउटलेट खोलना है, वो मॉल में खोल रहे हैं, क्योंकि उसको मॉल में मार्केटिंग की कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर वो एक अलग जगह आउटलेट, उसको मार्केटिंग कॉस्ट उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक ट्रेंड चेंज हो गया। इसी तरीके से जो फ्यूचर है वो अपार्टमेंट्स में बहुत जल्दी आपका आ रहा है। तो आपने ये समझना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म करना है तो आप रेडी टू मूव पे जाएं, ताकि आपको रेंटल इनकम आनी शुरू हो। अगर आपने ऑफलाइन में जाना है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में करें, पैसे थोड़े थोड़े जाएं। अंडर कंस्ट्रक्शन का सॉरी टू कट यू ऑफ, कमिटमेंट पेमेंट 3 साल का है, डिलीवरेंस 6 साल से नहीं। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट अराउंड अस, इवन those are not delivered, those are not even on ground। ठीक है, उनके 3 साल के पेमेंट प्लान, जो पहला पेमेंट प्लान उनके इनॉग्रेशन पे लेके आए थे, वो आज कंप्लीट भी हुआ है। ठीक है, बट स्टिल द बिल्डिंग इज नॉट ऑन ग्राउंड। तो पाकिस्तान में क्या ऐसी कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है और आप उनको जाके कहते हैं दिस इज माय टाइम फ्रेम, एंड व्हेन द टाइम फ्रेम कंप्लीट्स वो आपको कहें हाँ भाई बिल्डिंग कहाँ पे है। अगर नहीं है तो आपको फाइन हो या कुछ इस तरह की कोई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, इसमें अगर हम लॉ की बात करें वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें अगर हम पहले से जाए माफी में, उससे चीज़ें बेहतर होगी। इसमें अथॉरिटीज़ जो हैं वो अभी इस तरह से नहीं है, कोई रेगुलेशन अथॉरिटी एक प्रॉपर अलग नहीं बनी हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे अदारे इतने एक्टिव हो गए हैं। अगर आप ये देखें कि जितनी सोसाइटीज़ बनी, फेक फाइल्स बिकी, NOC के बगैर बिकी, डेवलपमेंट बिकी, तो वो तमाम को आज एक उन पे स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन भी हो रहा है, प्रॉपर एक जो है वो उसका चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, न्यू NOC नहीं। लेकिन अब इस पे टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ें जिसने एंड यूज़र ने या इन्वेस्टर ने इनको प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट किया कि मैं किस बिल्डर के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट 1-2 साल भी लेट बना है ना, वो बना है, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक थी और उसके बाद उसके ऑपरेशनल उसने प्रॉपर किए, आफ्टर सेल सर्विसेज दी, तो वो वहाँ पे विनर है। आज आप एग्जांपल ले लें गीगा मॉल की, सेंट्रोस की, 8-8 साल ये लेट थे प्रोजेक्ट, लेकिन अगर यहाँ पे ऑपरेशंस ठीक हैं, वहाँ पे ब्रांड्स हैं, आफ्टर सेल सर्विस है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं दी, आपने उसके बाद उसके अंदर ब्रांड्स नहीं लेकर आए, उसको आपने ऑपरेशनल नहीं किया, आपने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, तो वो बेसिकली एक कंक्रीट का फिर वो जंगल बना है, कब्रिस्तान बना है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझिए। फिर इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के साथ आपका वो सिटी कौन सा है। सप्लाई एंड डिमांड इजंट एन इशू इन इस्लामाबाद। नहीं, देखिए सप्लाई और डिमांड तो क्योंकि मैं देखा बहुत ज्यादा हाई राइज बन गए हैं। नहीं, देखिए सप्लाई और डिमांड बेसिकली तो हर बिजनेस का एक करेक्ट फार्मूला है ना, कि जितनी डिमांड होगी उससे ओवर सप्लाई होगी, जो चीज आपकी नेगेटिव में जाएगी। लेकिन ज्यादा कैसे होगी, जो आज भी हमारी कमर्शियल की, हमारे रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है, हम उसके करीब भी नहीं। पाकिस्तान की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में भी, इवन इस्लामाबाद में भी। ठीक है, और फिर हम देखो कंपैरिजन चकवाल से ना करें। चकवाल के अंदर कोई अगर हम यहाँ पे सोच रहे हैं तो यहाँ पे क्लाइंट वो सिर्फ चकवाल का लेने वाला, तो वहाँ पे पूरा पाकिस्तान का क्लाइंट नहीं है इस्लामाबाद में, वहाँ पे ओवरसीज आपको लेने के लिए है। तो यहाँ अगर एक क्लाइंट है तो वहाँ पे बस 100 क्लाइंट है, फिर यहाँ 100 क्लाइंट है तो वहाँ 1000 क्लाइंट है। तो अब इस चीज को आप समझें कि बाइंग पावर जो है वहाँ पे वो एक डिफरेंट है। तो जहां तक हम बात करें सप्लाई, एक फेक सप्लाई और एक रियल सप्लाई, ये डिफरेंस है। जो रियल सप्लाई है वो बहुत थोड़ी है, उसकी डिमांड जो बहुत ज्यादा है।
अगर एक फेक है मतलब उसने सिर्फ जस्ट बुकिंग की है, बाद वो वाली बात है कि ना बिल्डिंग बनी है ना वो सोसाइटी कहीं पे नजर आ रही है और वो ना वो बिल्डर नजर आ रहा है, वो भाग गया, तो वो चीज़ें नहीं। देखिए अभी आज जिस तरह का हमारा एक लीगल इशू पीछे बना, तो उसके अंदर हमने अपनी एक दिन कंस्ट्रक्शन को नहीं रुकने दिया, अपनी एक दिन ऑपरेशन को नहीं रुकने दिया, या टीम की सैलरीज को नहीं रुकने दिया। मेन कि हमें पता है कि हमें ये काम करना है और सारे केस को प्रॉपर फेस क्यों कर रहे हैं कि हमें ये पता है हमने ये करना है। तो मेन चीज की ये भी क्लियर है कि हमने कुछ गलत नहीं किया हुआ, कुछ छुपाया हुआ नहीं है, तो हम उसको बड़े गले से उसको फेस कर रहे हैं। तो मेन चीज के हमने ये देखना है कि आप रियल एस्टेट को पहले कितना सीखें। रियल एस्टेट को ये समझते हैं कि प्लॉट लेना रियल एस्टेट है, नहीं। आपने ये समझा है कि रियल एस्टेट ये कि हम पैसे लगा के भूल जाएं, नहीं। आपने अगर रियल एस्टेट को प्रॉपर सीख लिए, इस जैसा बिजनेस, इस जैसे आप बेहतरीन स्लीपिंग पार्टनर कहीं नहीं बन सकते, इस जैसा आपको बेनिफिट कोई और बिजनेस नहीं दे सकता, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको ये आपका एसेट परचेज किया हुआ सपोर्ट करता है। बाकी प्रॉपर्टी को जब भी आप इस तरह से बेचना चाहेंगे, यहाँ भी मुझे तो प्रॉब्लम है बेचनी, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें बेचेंगे तो वो आपकी मजबूरी के रेट होगा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर मार्केट के मुताबिक बेचेंगे, प्रॉपर जो मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आप सेल करेंगे, तो आप हमेशा विनर है। I have been asked by your team कि अगर आप आज आए हुए हैं चकवाल और आपने टाइम दिया, तो why not you make another offer for the people of this district about your high rise projects? So अगर आपके माइंड में इस टाइम पे बैठे बैठे अगर कोई ऑफर बना सकते हैं for like next 15 days, मुझे कहा गया है, मुझे मेरी ये बातें आपकी टीम की तरफ से ऑफर तो हमेशा ही चकवाल के लिए स्पेशल रही है, बल्कि मैं कभी साइट पे जाऊँ विजिट के लिए तो मेरी टीम खुद कह देती है शायद को चकवाल से गेस्ट हो तब साइड पे, उनको पता था वो चकवाल से आएगा तब ये अपनी सीट छोड़ के साइड पे जाएंगे, तो वैसे नहीं जाएंगे। तो चकवाल तो हमेशा स्पेशल है, आपको मैंने पहले बताया मियां के साथ चकवाल हमारा लगा हुआ स्पेशल है, तो हमें भी खुशी होती है देख। 15 डेट हमारी लास्ट डेट है, 2 लाख रुपीज हम बुकिंग दे रहे हैं, 2 लाख बुकिंग के साथ 1% मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, और इसकी 15 दिसंबर हमारी लास्ट डेट थी। लेकिन चकवाल के जितने हमारे क्लाइंट हैं उनको हम 20 दिसंबर तक हम लास्ट डेट दे देंगे। तो 2 लाख बुकिंग का मतलब आपने कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी, आपने जस्ट 2 लाख देना, अपने सामने कंस्ट्रक्शन। Why don't you take it to the new year? 31 दिसंबर तक कर दें इनके लिए, मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड ऑफर, क्योंकि ये कॉल्स आपके टीम माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, कॉल्स आती रहती हैं इनकी तरफ से, तो इसके लिए क्योंकि इनको अच्छा रिस्पॉन्स है। अब आप इतना स्टार्ट करें चकवाली में तो तुम 31 दिसंबर तक इसको मैनेज करेंगे। वेरी नाइस, क्योंकि इसमें बेसिकली मतलब हमारे यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, तो इस बुकिंग के ऊपर हम इतने यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकते। बल्कि चकवाल का वो जो क्लाइंट होगा हम उसको 31 दिसंबर तक जो है वो फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। नौमान भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आज आपने बड़ा टाइम दिया और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमें सीखने को मिली। और इस तरह ये कि मैं चाहूँगा कि आप इस तरह की डिस्कशन चकवाल के जो यंग बच्चे हैं उनके साथ करें, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से हम आपको नहीं आप जरूर प्लान करें, तो अच्छी बात है। चकवाल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में हम लोग कुछ यूथ पे इवेंट्स कर रहे हैं, हो रहे हैं, हम आपको वहाँ इन्वाइट करेंगे, आप लाजमी आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।